Hello students, welcome to the online platform of Formulator। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर ECE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 9 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव है जो कि कंपलसरी है। इसमें कुल 10 क्वेश्चंस हैं और उसमें से 7 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो हम लोग यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस यहाँ पे करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। जैसा सॉल्यूशन एग्जाम में आपको लिखना है उस टाइप का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेपर कोड आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड के ऊपर भी लिखा है 104301 है और ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, न्यू कोर्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैविंग 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो हम क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन लिख दिया है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा और बहुत ज्यादा इसमें फिर लिखना भी पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्वेश्चन आप अरेंज कर ले, अगर दिक्कत है तो आप मैसेज करें, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हमको लगता है कि आप लोगों के पास क्वेश्चन होना भी चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द डोनर लेवल। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो ND स्मॉल ND इज इक्वल टू कैपिटल ND माइनस ND प्लस। तो ये डोनर जो हमारा इलेक्ट्रॉन एटम है इसका ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बी पार्ट पे। व्हाट इज द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो रिपल फैक्टर आप लोग जानते होंगे, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव 2 प्रकार का होता है, सेंटर टेप ब्रिज टाइप होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो जब आप उसका रिपल फैक्टर निकालेंगे उसके लिए आपको IRMS या फिर VRMS या VDC ये निकालना पड़ेगा। उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इसका रिपल फैक्टर अप्रोक्सीमेटली 1.21 आएगा। तो बी जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, जो कि मैंने वहां पे ऑप्शन नंबर 4 भी लिखा है और वैल्यू जो है वो भी मैंने वहां पे मेंशन किया है। नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेसिस्टेंस ऑफ ए जेनर डायोड। जेनर डायोड के रेसिस्टेंस के बारे में है ना, कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला कह रहा है इट हैज इंक्रीमेंटल रेसिस्टेंस। बिल्कुल, उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीमेंटल होता है। ठीक है, और उसका रेसिस्टेंस डायनेमिक भी होता है। तो दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ कि इट हैज डायनेमिक रेसिस्टेंस। तीसरा दिया हुआ है कि जब आप उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे, जेनर डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो आप देखेंगे क्या कि उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनवर्सली टू द स्लोप होता है। इसका मतलब है कि ये तीनों ऑप्शन जो ऊपर में दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग डी पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कौन सा इसमें ट्रू है। पहला ऑप्शन पर है देखो, द कलेक्टर डिसिपेट लेसर पावर। कलेक्टर डिसिपेट लेसर पावर। ठीक है, तो कलेक्टर क्या करता है, कलेक्टर जो है वो ज्यादा पावर डिसिपेट करता है। आपको पता होगा कि कलेक्टर टर्म जो होता है रीजन वो ज्यादा पावर डिसिपेट करता है, क्योंकि कलेक्टर रीजन में बहुत सारे जो चार्ज कैरियर होते हैं वो रिकम्बाइन होते हैं और रिकम्बाइन जब करेगा तो क्या होगा कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा मतलब यहाँ पे जो दिया है पहला ऑप्शन की कलेक्टर डिसिपेट लेसर पावर, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि कलेक्टर ज्यादा पावर डिसिपेट करता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि द इमीटर सप्लाइज माइनॉरिटी कैरियर। तो इमीटर माइनॉरिटी कैरियर तो नहीं देता है, मेजॉरिटी कैरियर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड देखिए, कह रहा है कि द कलेक्टर इज मेड फिजिकली लार्जर देन द इमीटर रीजन। हाँ, ये हो सकता है कि कलेक्टर को लार्ज बनाया जाता है एज कंपेयर टू व्हाट इमीटर। आप
बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें 3 रीजन होता है, कलेक्टर रीजन, इमीटर रीजन, बेस रीजन। तो जो इमीटर रीजन होता है उसका विड्थ कैसा होता है, मॉडरेट होता है, और उसका डोपिंग लेवल जो होता है वो हाई होता है। बेस रीजन का जो विड्थ होता है वो सबसे कम होता है, और उसका डोपिंग लेवल भी क्या होता है, कम होता है, डोपिंग कंसंट्रेशन वहां क्या होता है, कम होता है। इमीटर की बात करें तो इमीटर रीजन का विड्थ जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब इमीटर और बेस के मुकाबले ज्यादा होता है, और उसका डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपिंग लेवल जो होता है वो मॉडरेट होता है। तो विड्थ ज्यादा करने का क्या रीजन है, विड्थ ज्यादा करने का रीजन है क्योंकि कलेक्टर जो है कलेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर को, इलेक्ट्रॉन या होल को कलेक्ट करेगा, और मैंने अभी अभी बताया कि कलेक्शन करेगा, अगर वहां रिकॉम्बिनेशन होगा तो हीट एनर्जी निकलेगा, और आप जानते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाने से हीट क्या होता है, ज्यादा डिसिपेट होता है, इसलिए उसका विड्थ हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि डी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, द कलेक्टर इज मेड फिजिकली लार्जर देन इमीटर रीजन, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं ई पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट, इसमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है एक क्लैंपर सर्किट, एक क्लैंपर सर्किट है और इसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है ऐड और सब्ट्रैक्ट ए डीसी वोल्टेज टू ए वेवफॉर्म। बिल्कुल, क्लैंपर सर्किट जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पे हमने देखा था कि क्लैंपर क्या काम करता है, हमारे सिग्नल को एक पर्टिकुलर डीसी लेवल से या तो अप कर देता है या डाउन कर देता है। तो अप कर दिया मतलब ऐड कर दिया, डाउन कर दिया मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है डज नॉट चेंज द वेवफॉर्म, बिल्कुल सही, वेवफॉर्म को चेंज नहीं करता है, वेवफॉर्म के लेवल को चेंज करता है। वेवफॉर्म को चेंज करना और वेवफॉर्म के लेवल को चेंज करना दोनों अलग अलग बात हो गया। वेवफॉर्म चेंज मतलब उसका शेप साइज चेंज कर दे, मान लेते इधर से मैंने साइनोसॉइडल दिया और उसको चेंज करके ट्रायंगुलर बना दिया, ऐसा तो होता नहीं है, सिर्फ उसके लेवल को शिफ्ट करता है, या तो अप किया नहीं तो डाउन किया। तो ये वाला जो है ऑप्शन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एम्पलीफाइज डज नॉट चेंज द वेवफॉर्म, ये ऑप्शन मेरा सही होगा, है ना। क्लैंपर कभी भी वेवफॉर्म को चेंज नहीं करता है, वेवफॉर्म के लेवल को चेंज करता है। तीसरा कह रहा है एम्पलीफाइज द वेवफॉर्म, तो ये एम्पलीफिकेशन तो नहीं करता है। क्लैंपर इज नॉट ए एम्पलीफायर, क्लैंपर इज नॉट ए एम्पलीफायर। क्लैंपर का केवल और केवल काम क्या है, तो क्लैंपर का केवल और केवल काम है लेवल को शिफ्ट करना, लेवल को शिफ्ट करना, एम्पलीफिकेशन का काम ये नहीं करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें 1 एंड 2 स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। चलिए अब एफ पार्ट देखते हैं हम लोग। तो एफ पार्ट क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट काइंड ऑफ एम्पलीफिकेशन कैन द एक्टिव रीजन ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बी यूज्ड। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इमीटर टर्मिनल को कॉमन करते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। और जब हम इसमें एक्टिव रीजन की बात करें तो एक्टिव रीजन में आप जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो एज ए एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। तो ट्रांजिस्टर अगर एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है तो कौन कौन सा पैरामीटर वो एम्पलीफाई करता है, तो बिल्कुल ट्रांजिस्टर अगर एक्टिव रीजन में वर्क करेगा तो वो वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा, करंट को भी एम्पलीफाई करेगा और पावर को भी एम्पलीफाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन अगर करता है एक्टिव रीजन में तो कौन कौन पैरामीटर का एम्पलीफिकेशन करता है, करंट का भी करता है, वोल्टेज का भी करता है और पावर का करता है। तो एफ नंबर जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन ए वोल्टेज है, ऑप्शन 1 वोल्टेज है, ऑप्शन 2 करंट है, ऑप्शन 3 पावर है, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव है। तो ऑल ऑफ द एबव इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि हाउ डज द एफईटी ऑपरेट बिफोर द पिंच ऑफ रीजन with a small value of drain to source voltage in accordance to control the drain to source resistance by the bias voltage। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है ये कैसा डिवाइस है, हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है ना। गेट टू सोर्स वोल्टेज को चेंज करके हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग उसमें जो पीएन जंक्शन है उस पीएन जंक्शन को वेरी करते हैं, जिसके कारण से उसका जो
चैनल होता है, चैनल का विड्थ इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, और इन अकॉर्डेंस ऑफ दैट वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ करंट, ड्रेन टू सोर्स करंट को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और वोल्टेज कंट्रोल के साथ साथ वोल्टेज जो है इसका वो रेसिस्टेंस को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि करंट को आप कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस को आप कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस आपका ज्यादा होगा तो करंट फ्लो क्या होगा, कम होगा। रेसिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट फ्लो ज्यादा होगा। तो अगर आप गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, जो कि रिवर्स बायस वोल्टेज होता है, तो आपका पिंच ऑफ कंडीशन आता जाएगा, और पिंच ऑफ कंडीशन जैसे जैसे आता जाएगा, करंट का जो कंडक्शन है वो क्या होता जाएगा, वो करंट कंडक्शन कम होता जाएगा। इसका मतलब रेसिस्टेंस मेरा इंक्रीज होता जाएगा। इसका ये मतलब है कि वोल्टेज से हम करंट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, वोल्टेज से हम रेसिस्टेंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है कि वोल्टेज कंट्रोल्ड रेसिस्टर, बिल्कुल सही। वोल्टेज से हम लोग रेसिस्टेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। कह रहा है वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर, ये भी सही बात है कि वोल्टेज जो रेसिस्टर जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के ऊपर। जैसे मैंने अभी बताया कि रिवर्स बायस वोल्टेज को हम इंक्रीज करें गेट टू सोर्स को, तो धीरे धीरे पिंच ऑफ कंडीशन आता जाएगा। पिंच ऑफ कंडीशन में जो हमारा चैनल का जो स्पेसिंग होता है वो नैरो हो जाता है, और चैनल का स्पेसिंग अगर नैरो हो जाएगा तो क्या होगा, तो करंट कंडक्शन कम होगा। करंट कंडक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या है, उसका ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एज ए वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टर। बिल्कुल, आप वोल्टेज को वेरी करके रेसिस्टेंस को भी वेरी कर रहे हैं, वोल्टेज को वेरी करके रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, या फिर रेसिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जी का ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑल ऑफ द एबव, है ना। जितने भी ऊपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो ऑप्शन दिए हुए सभी करेक्ट होंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया जी नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका एच नंबर क्वेश्चन। एच नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैन ऑपरेट इन, जेएफईटी ऑपरेट किसमें करता है, तो जेएफईटी क्लियरली बताया गया है कि जेएफईटी केवल और केवल डिप्लीशन मोड में काम करता है ना, केवल और केवल डिप्लीशन मोड में काम करता है। मॉसफेट जो है वो डिप्लीशन और इन्हांसमेंट मोड दोनों में काम करता है, लेकिन हम जेएफईटी की बात करें तो केवल वो डिप्लीशन मोड में ही काम करता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए, अब आई नंबर जो है फर्स्ट का आई, उसको देखते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आपने जब पढ़ा होगा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो उसकी प्रॉपर्टीज बताई गई होगी। उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी यही बताया गया कि उसका जो इंपिडेंस होता है या गेन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। दूसरा प्रॉपर्टी बताया गया होगा कि उसका जो इनपुट इंपिडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और आउटपुट इंपिडेंस क्या होता है, जीरो होता है। इनपुट इंपिडेंस इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इंपिडेंस जीरो होता है। CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है, बैंडविड्थ भी इनफाइनाइट होता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो जो सेकंड पॉइंट आप देखेंगे गेन के बाद इनपुट इंपिडेंस का, इनपुट इंपिडेंस क्या होना चाहिए आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, इनफाइनाइट, जबकि यहां पर इनपुट इंपिडेंस क्या दिया, जीरो दिया है। इसका मतलब है कि ये जीरो इनपुट इंपिडेंस ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट नहीं है, और यही मेरा यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव पे, जे नंबर। इसमें क्या कह रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए मेजर रिस्पॉन्सिबल रीजन फॉर द काउज ऑफ स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट होने का मेजर कौन है, एक तो करंट लिमिटिंग, बिल्कुल करंट लिमिटिंग के कारण ही स्ल्यू रेट होता है ना। आउटपुट जो होता है वो एक पर्टिकुलर हिसाब से चेंज होता है, तो करंट लिमिटिंग तो इसका वैलिड आंसर हो सकता है। दूसरा क्या है, सैचुरेशन ऑफ इंटरनल स्टेज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। बिल्कुल, ये तो डिफिनेशन ऑफ स्ल्यू रेट में ही आता है। डिफिनेशन ऑफ स्ल्यू रेट ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज द एक्चुअली डिफिनेशन ऑफ व्हाट स्ल्यू रेट। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 1
जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन हमने प्रॉपर्ली कर लिया विद द एक्सप्लेनेशन। ठीक है। रेस्ट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट यू विल फाइंड द डिटेल्ड सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन ऑन व्हाट योर ऐप। जो आपका ऐप है उसके ऊपर ये डिटेल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे का डिटेल सॉल्यूशन आपको वहां पे मिलेगा। सो यू कैन गो एंड कंसर्न टू द ऐप और वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है।